दोपहर 2 बजे मैं एक दोस्त को फ़ोन कर रहा था। फ़ोन उठाया और हेलो बोला, लेकिन यह आवाज़ मेरे दोस्त की नहीं थी, यह तो किसी लड़की की आवाज़ थी। कुछ सेकंड चुप रहा मैं और सोचा ये कौन है। मैंने बोला हेलो जी, आप कौन? तो उसने अपना नाम ना बताते हुए मुझसे पूछा, जी आप कौन हो और किस से बात करनी है आपको? मैंने कहा सोहम से बात करनी है, मैं उसका दोस्त हूँ राज। जी आप कौन हो? तो वह बोली नंबर देखिए, आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। तभी मैंने नंबर देखा तो सच में रॉन्ग नंबर था। मैंने सॉरी कहा और बोला कि एक नंबर से रॉन्ग नंबर मिल गया, मिलाते समय नंबर देखा नहीं, सॉरी। वह बोली कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। ये सुनकर अच्छा लगा कि चलो समझा उसने कि गलती से ही मिला है नंबर। फ़ोन काटने के बाद भी मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी, मन कर रहा था और बातें करूं उससे। एक दिन ऐसे ही निकल गया, उसके बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने उसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज किया हेलो दोस्त, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। करीबन 50 मिनट के बाद मैसेज आया हेलो आप कौन? मैंने बिना बात को घुमाते हुए सीधा बोला मैं राज, जिसने कल गलती से आपको फ़ोन कर दिया था। वह बोली अच्छा आप हैं, लेकिन आज भी क्या गलती से मैसेज कर दिया आपने? मैं हंसते हुए इमोजी के साथ बोला नहीं जी, आज गलती से नहीं बल्कि आज आपको ही मैसेज किया है। तो वह बोली जी क्यों? मैंने कहा जी आपसे दोस्ती करनी है, आपको देखा तो नहीं लेकिन कह सकता हूँ आप बहुत सुंदर हैं। ओ मक्खन लगया जा रहा है, लेकिन क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा। जी नहीं, यह मक्खन नहीं है, वैसे आपने बताया नहीं, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? जी नहीं, मैं आपसे दोस्ती कैसे कर सकती हूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जान भी जाओगी, वैसे दोस्त बुरा नहीं हूँ, दोस्ती निभानी आती है जी हमें। अच्छा इतने अच्छे हो क्या? फिर तो देखना ही पड़ेगा आपकी दोस्ती को। और यह कहकर हंसने लगी। अच्छा तो अब तो नाम बता दो जी। जरूर, मेरा नाम निशा है। फिर दोनों दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद उसने मुझसे पूछा क्या सच में एक नंबर से उस दिन मुझे फ़ोन मिला दिया था? मैंने कहा जी हाँ, रुको मैं दिखाता हूँ। ये बोलकर मैंने अपने दोस्त का नंबर उसे भेजा। देखकर निशा बोली अरे वाह, ये तो सच में एक नंबर से ही आपके दोस्त और मेरा नंबर मिलता है। मैंने कहा जी तभी तो उस दिन आपको फ़ोन मिला दिया था। निशा तुम कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। और तुम? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। अच्छा दिल्ली में कहाँ से हो? राज। मैं करोल बाग से हूँ। और तुम? निशा। मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। अच्छा तो बताओ तो कहाँ से हो? मैं पटेल नगर से हूँ। रात बहुत हो गई है, गुड नाइट बोलकर दोनों सो गए। दूसरे दिन मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, वहाँ से भी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई आया। मैंने कहा उठ गई आप? तो वो बोली नहीं, अभी सो रही हूँ और नींद में आपको मैसेज कर रही हूँ। मैंने कहा अरे वाह, इतनी जल्दी सपनों में भी मुझसे बातें करने लगी आप। तभी निशा ने हंसता हुआ इमोजी सेंड किया और बोली नहीं जी, इतनी गलतफहमी अच्छी नहीं होती। अरे यार, मैं कहाँ गलतफहमी में हूँ, तुमने ही तो कहा नींद में मैसेज कर रही हैं। दोनों हंसने लगे। तभी निशा बोली राज वैसे बहुत तेज हो तुम। अच्छा निशा, वो कैसे ये भी बताओ? बस यूं ही। अरे यूं ही क्या होता है, बताओ तो। कुछ नहीं, और बताओ राज क्या करते हो तुम और फैमिली में कौन कौन है तुम्हारी? मेरे मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन और मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? निशा। मेरे घर में माँ पापा और एक भाई और मैं। अच्छा क्या करती हो? मेरी पढ़ाई अभी खत्म हुई है तो आजकल कुछ नहीं करती, घर में रहती हूँ। अपना लेखक बनने का सपना पूरा करना चाहती हूँ, बहुत समय से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन अब जाकर एक वेबसाइट मिली है तो आजकल वही रचनाएं लिखती हूँ। मैं हंसते हुए बोला कि उनको पढ़ता कौन होगा? निशा ने कहा जी सब आप जैसे नहीं होते, मेरी लिखी रचनाएं बहुत सारे लोग पढ़ते और अपने विचार भी बताते हैं कि उनको कैसी लगी। मैंने कहा सच में क्या, या यूं ही बोल रही हो? तो निशा ने कहा अरे पागल, सच बोल रही हूँ। अच्छा वैसे बोर नहीं होती लिख लिख कर? नहीं जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत सुकून खुशी मिलती है अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को शब्द देकर लिखने में। निशा एक बात बोलूं? हाँ बोलो, तुम अपनी फ़ोटो क्यों नहीं लगाती हो प्रोफाइल पर? निशा ऐसे ही क्यों, तुम्हें मेरी फ़ोटो देखनी है क्या? देखना तो चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो अच्छा दिखा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। जी ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का। बातें करते करते हमें करीबन 2 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक भी मैंने निशा की फ़ोटो नहीं देखी थी। निशा बहुत अच्छी और खुले मन की लड़की थी, जो उसके मन में होता वही उसके लबों पर, और यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती थी उसकी। निशा ने एक रचना लिखी और मुझे भेजी कि मैं उसे पढ़ सकूं, लेकिन मुझे रचनाएं पढ़ना नहीं पसंद और ना ही मुझे रचनाएं समझ आती है। ये बात निशा जानती थी, फिर भी वह चाहती थी मैं उसकी रचनाएं पढ़ूं, समझें। उसके बाद भी मैंने कभी उसकी रचना नहीं पढ़ी। कई बार वह बताती कि उसने ये पढ़ा, ये लिखा। मैं सुनता लेकिन कभी कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मुझे वह सब यूं ही लगता, कभी लगा ही नहीं कि पढ़ूं, समझने की कोशिश करूं और उसे प्रेरित करूं।
और अच्छा लिखने के लिए, लेकिन मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करता था। हालांकि मैं निशा से प्यार करने लगा था और निशा भी शायद मुझसे प्यार करती थी। उसकी बातों से लगता था वो मुझे पसंद करने लगी है, हालांकि दोनों में से किसी ने अभी तक एक दूसरे को बोला नहीं था। फ्रेंडशिप डे पर निशा ने मुझे शुभकामनाएं देते हुए एक फ़ोटो भेजी। मैंने मैसेज देखा तो एक सुंदर सी लड़की की फ़ोटो थी और उस फ़ोटो के साथ लिखा था, राज ये फ़ोटो मेरी है। फ़ोटो देख तो जैसे मेरा प्यार और बढ़ गया था। मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप डे का उपहार मिला था। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या उपहार दूँ। निशा ने तो इतना अच्छा उपहार दिया है जो मैं चाहता था। मैंने निशा से मिलने के लिए बोला। निशा ने कहा, नहीं मिल नहीं सकती, आज थोड़ा व्यस्त हूँ। और मजाक करते हुए बोली, मैं अनजानों से नहीं मिलती। अच्छा बाबा मत मिलो, लेकिन मैं कुछ पूछूंगा तो उसका जवाब दोगी ना? हाँ बोलो, मैंने कहा। अपने घर का पता बता दो। जोर जोर से हंसते हुए बोली, घर आओगे क्या? नहीं यार, इतना तो विश्वास कर सकती हो, घर आकर तुम्हें डांट थोड़ी खिलानी है किसी से। अच्छा तो क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही बताओ तो फिर तुम्हें पता चल ही जाएगा। निशा ने अपने घर का पता बताया। तभी होम शॉपिंग डिलीवरी से मैंने एक बहुत सुंदर निशा की तरह एक फ्रेंडशिप बैंड बुक किया और निशा के घर भेज दिया और निशा से कहा, एक कोरियर वाला तुम्हारे घर आएगा, कोई पूछे तो बोल देना तुम्हारा है। निशा ने कहा, क्या है उसमें राज? मैंने कहा, जब आ जाएगा तुम खुद देख लेना। निशा ने कहा, ओके जी। तभी घर की बैल की आवाज़ आई। निशा भाग कर गई और अपना पार्सल लिया। जल्दी से रूम में जाकर खोला तो उसमें बहुत सुंदर बैंड था। निशा ने हंसते हुए बोली कि ये तो बहुत सुंदर है। कुछ दिनों बाद मैंने निशा को मिलने बुलाया सेंटर पार्क। निशा के आने से पहले मैं वहां पहुंच गया था और मुझे पहुंचे 5 मिनट ही हुई थी कि निशा आ गई। हरे रंग का टॉप और नीले रंग की जीन्स, सफ़ेद रंग के जूते, बाल खुले हुए, होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक थी। बहुत सुंदर लग रही थी निशा। मैं उसे देखता ही रह गया था। तभी आकर निशा ने हेलो राज बोला। मैं होश में आया और बोला, हेलो ब्यूटीफुल निशा। ये सुनकर हंसने लगी। तभी मैंने चॉकलेट जेब से निकाली और निशा के हाथ में दे दी। निशा की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी कि वह कितना खुश हैं। निशा बोली, चलो बैठते हैं कहीं। बहुत देर तक बैठे और बहुत मस्ती की, खाया पिया। निशा अब वापस जा रही थी। तभी मैंने निशा को रोका और अपने प्यार का इजहार कर दिया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो जैसे निशा भी इसी इंतजार में थी कब मैं उसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। निशा स्माइल कर रही थी। मैंने कहा, पता नहीं कब कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कभी तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम भी तो कुछ बोलो। निशा स्माइल करते हुए बोली, क्या बोलूँ राज, समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सब मिल गया हो मुझे। मतलब तुम भी मुझे से प्यार करती हो? हाँ जी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस बोल नहीं पाए। ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे उछलकर बाहर आना चाहता था और नाचना चाहता था। मैं तो जैसे हवा में उड़ रहा था। निशा बोली, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन मेरा दिल तो बोल रहा था, नहीं निशा अभी मत जाओ। दिल को संभालते हुए मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। मैंने निशा को पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा और दोनों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे को बाय बोला। निशा जाने लगी और मैं वही खड़ा होकर निशा को जाते हुए देख रहा था। जब तक निशा दिखती रही मैं वही खड़ा होकर निशा को देख रहा था। निशा चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने निशा को फ़ोन किया और पूछा, पहुंच गई? निशा बोली, हाँ। फिर मैं भी अपने घर वापस आ गया। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और आंखों में आज का दृश्य, आज क्या क्या हुआ वो सब कुछ, निशा के चेहरे की खुशी सब आंखों में बस गया था। रात को निशा से बात हुई। मैंने कहा, कैसी हो जी? निशा बोली, जैसा आपने छोड़ा था वैसी ही हूँ। आज इतना स्पेशल दिन होगा पता नहीं था। हाँ यार, मुझे भी नहीं पता था। आज का दिन हमेशा याद रहेगा मुझे। आज मुझे मेरी निशा मिली। निशा हंसते हुए बोली, पागल हो तुम। कुछ दिन ऐसे ही चला, हम रोज प्यार भरी बातें करते और बहुत खुश होते। निशा किसी रिश्तेदार के घर प्रोग्राम में गई थी। वही एक अंकल ने निशा के पापा से बोला, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, लड़का देख रहे हो? इसके लिए मेरी नज़र में एक लड़का है, मैं बताओ? निशा के पापा बोले, जी जरूर। वह अंकल बोले, जल्दी ही मैं आपको फ़ोन करूंगा और लड़के की फ़ोटो भेजूंगा, पसंद आए तो फिर चलते हैं लड़के के घर। निशा ये सब सुन रही थी। निशा बहुत बेचैन हो गई यह सब सुनकर। उसने मुझे ये सब बताया, सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने निशा से बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। उस रात हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। निशा ने कहा, राज मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने भी नहीं दूंगा। मेरी पत्नी तुम ही हो, मैंने तो तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है और अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। निशा तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो किसी और का साथ नहीं चाहती तुम्हारे बिना।
अच्छा चलो तुम सो जाओ निशा, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट, लव यू मेरी जान, ख्याल रखना अपना। ओके राज, गुड नाइट, लव यू, तुम भी ख्याल रखना अपना, बाय। सुबह उठकर मैंने अपने घर में बात की निशा के बारे में। मैंने मम्मी पापा को बताया कि मैं निशा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत समय से मैं उसे जानता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखने की बोल रहे हैं। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं तो वह समझ गए। मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं। मैंने कहा अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब करना। मम्मी पापा बोले ठीक है। ये बात मैंने निशा को बताई तो निशा ने मुझे बताया कि आज सुबह ही एक लड़के की फ़ोटो उन अंकल ने पापा को भेजी और लड़का फ़ोटो में देखकर घर में सबको पसंद आ गया है। पापा ने अंकल से बात भी कर ली कि वह जल्दी ही लड़का देखने आएंगे। राज मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा। मैंने कहा निशा परेशान मत हो यार, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा रिश्ता मुझसे ही होगा। हल्की डर मेरे अंदर भी था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं निशा के सामने बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा था खुद को। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अचानक बिना बताए भेजना भी ठीक नहीं था मम्मी पापा को निशा के घर, क्योंकि ना जाने निशा का परिवार कैसा व्यवहार करेंगे मेरे घर वालों के साथ। निशा का मैसेज आया, लड़का देखने जाने की तारीख रख दी गई है और घर में बात चल रही है कि शायद कुछ पैसों से रोक आए, क्योंकि लड़के वालों ने मुझे देख रखा है और उनको मैं पसंद हूं। ये सुनकर तो जैसे मेरे सर में दर्द होने लगा, दिल बेचैन हो गया। निशा को खोने का डर बढ़ गया था। वहाँ निशा बहुत उदास थी। मैंने निशा से कहा मैं अपने घर वालों को भेज दूं, लेकिन तुम्हारा परिवार कैसा व्यवहार करेगा मुझे कोई अंदाजा नहीं इस बात का। निशा ने कहा नहीं, ऐसे अचानक उनका घर आ जाना रिश्ता लेकर तो मुझे भी नहीं पता कैसा लगेगा घर वालों को। मैं सोच रही हूँ क्या एक बार मैं घर में बोलूं मम्मी पापा या भाई को। मैंने बोला नहीं निशा तुम मत बोलो, ये काम मेरा है तुम्हारा नहीं, और तुम उदास मत हुआ करो, मुझे तुम उदास अच्छी नहीं लगती। मुझे अपने पापा का नंबर दो। निशा क्यों, तुम मेरे पापा के नंबर का क्या करोगे। अरे बाबा कुछ नहीं कर रहा, नंबर दो तो। ओके देती हूँ कहकर निशा ने अपने पापा का नंबर मुझे दे दिया। मैंने भी बिना देर किए उनको फ़ोन किया। हेलो अंकल जी, नमस्ते नमस्ते बेटा, लेकिन तुम कौन, मैंने पहचाना नहीं। अंकल जी मेरा नाम राज है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बस थोड़ा समय चाहिए। निशा के पापा बोले लेकिन तुम हो कौन। यही बताने के लिए तो आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ अंकल जी एक बार मुझे से मिल लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके ओके मिल लूँगा, धन्यवाद अंकल जी। अभी आप कहाँ हो मुझे बता दो, मैं आ जाऊँगा। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, तुमसे शाम को मिलूँगा। कहाँ पर मिलोगे अंकल जी। 7 बजे उद्योग भवन में। जी शुक्रिया अंकल जी। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उद्योग भवन शायद इसलिए बोला निशा के पापा ने क्योंकि वो उद्योग भवन के वहीं जॉब करते हैं। अब मैं बेसब्री से 7 बजे का इंतजार कर रहा था। 6:30 में ही जाकर उद्योग भवन के मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हो गया और निशा के पापा का इंतजार करने लगा। 7:15 पर निशा के पापा आए, लेकिन वो तो मुझे पहचानते ही नहीं थे तो इधर उधर देखने लगे। मैं उनके पास गया और पैर छूकर नमस्ते बोला। निशा के पापा बोले तुम ही हो राज। मैंने कहा जी मैं ही हूँ। निशा के पापा बोले चलो पार्क में चलकर बात करते हैं। इंडिया गेट के पार्क में जाकर बैठ गए हम लोग, जो उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास ही था। बोलो बेटा क्या बात करनी है तुम्हें। मैंने कहा अंकल जी मेरा नाम राज है, एक ऑफिस में जॉब करता हूँ, महीने में 18,000 कमा लेता हूँ, खुद का घर है करोल बाग में। निशा के पापा बोले लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। मैंने कहा माफ़ी चाहता हूँ अंकल जी, लेकिन मैं आपकी निशा से बेहद प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं यह नहीं बोलता कि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी है और मैं उससे हर उस लड़के से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसे भी आप निशा के लिए मेरे अलावा शादी करते हैं। मैं आपकी बेटी को हर खुशी देने की कोशिश करूंगा जो वो चाहती है। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और यह कहकर मैंने हाथ जोड़कर उनसे अपनी ज़िंदगी उनकी बेटी मांगी और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। निशा के पापा कुछ बोले नहीं और उनकी चुप्पी मेरी बेचैनी और बढ़ा रही थी। मैं रोकर उनसे निशा मांग रहा था। अंकल जी कुछ तो बोलिए, यूँ चुप ना रहो। निशा के पापा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ। मैं सामने हाथ जोड़े खड़ा था और वो साइड से निकल गए बिना कुछ बोले। मेरी धड़कनें बहुत तेज तेज धड़क रही थी कि अब क्या होगा। हजारों सवाल दिमाग में चल रहे थे, लेकिन जवाब किसी भी सवाल का नहीं था। मेरे पास उदास मुंह लेकर अपने घर आ गया। निशा का मैसेज आया, क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं। तो वो बोली पापा का नंबर क्यों लिया था, बताया नहीं तुमने। मैंने उदासी भरे मन से कहा क्या बताऊं क्यों लिया था यार।
वो बोली राज बताओगे तभी तो पता चलेगा। तो मैंने पूछा अंकल जी आ गए घर? निशा बोली हाँ पापा तो आ गए। क्यों? मैंने कहा उन्होंने कुछ कहा तुमसे? तो बोली नहीं मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पापा आज चुप है और मुझसे बात नहीं कर रहे, जैसे रोज आते ही निशा निशा करते हैं, आज कुछ नहीं बोले। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो राज? मैंने कहा बस ऐसे ही। शायद निशा समझ गई थी, उसने सीधा पूछा तुम्हारी बात पापा से हुई है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उसने पूछा क्या बात हुई? तो मैंने सब बताया। वो पागली रोने लगी, बोली कि तुम मेरे लिए पापा के सामने रोए हाथ जोड़े इतना प्यार करते हो। मैंने कहा पगली बहुत प्यार करता हूँ। रोते रोते निशा बोली शायद अब कुछ नहीं हो सकता राज, अब तो पापा जल्दी ही उस लड़के से मेरी शादी करा देंगे, अब तो उनको पता चल गया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो अब शायद मेरी शादी में समय ना लगाए। दोनों रोने लगे। मैंने निशा को गुड नाइट बोला और कहा सो जाओ, तुम्हें किसी ने फ़ोन चलाते देख लिया तो तुम्हें डांट पड़ेगी। उसने कहा ठीक है गुड नाइट। मैंने बोला बाय निशा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। निशा रोते हुए बोली मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने कहा चलो बाय बाय बोलकर ऑफ हो गए दोनों। लेकिन उस रात ना निशा सोई ना मैं, रात भर आंखों से आंसू आते रहे। लेकिन उस रात हमारे अलावा भी कोई और नहीं सोया था, वो थे निशा के पापा। कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। सुबह मम्मी ने नाश्ते के लिए बोला, मन नहीं था तो माना करके मैं अपने रूम में आकर चुपचाप बैठ गया। वो कहते हैं ना माँ तो माँ होती है। मेरी मम्मी मेरी उदासी पहचान गई थी और यह भी कि मैं रात भर सोया नहीं। मम्मी मेरे पास आई और बोली क्या बात है, क्यों परेशान है इतना? मैंने कहा नहीं मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ। मम्मी ने कहा मुझसे झूठ बोल रहे हो राज, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ओहो मम्मी मैं सच में ठीक हूँ, मन नहीं था इसलिए नहीं किया नाश्ता। आंखें नम थी मेरी मम्मी ने कहा अब बोल भी दे। बस इतना सुनते ही मैं अपने आंसू छुपा नहीं पाया और रोने लगा कि मम्मी निशा के लिए लड़का देखा है। मैंने उसके पापा से बात की लेकिन वो कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले गए। मम्मी ने कहा तू हमें दे उनके घर का पता, तेरे पापा और मैं जाएंगे निशा के घर। हमने पहले भी तुमसे बोला था हम बात करते हैं निशा के घर वालों से। मैंने कहा नहीं, अगर तुम्हारे जाने से निशा को परेशानी हुई तो क्या करूंगा? मम्मी बोली कुछ नहीं होगा, विश्वास तो कर अपनी माँ पर। मैंने कहा ठीक है पापा आ जाएंगे तब बता दूंगा। मम्मी ने कहा ठीक है अब तो नाश्ता कर ले। मैंने कहा मन नहीं है मम्मी, थोड़ी देर में करता हूँ। और फिर मम्मी नीचे चली गई, उनको घर का काम भी तो करना था। मैंने निशा को फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं और परेशान हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हुआ है जो निशा का फ़ोन बंद आ रहा है। 1 घंटे बाद निशा का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसके फ़ोन में बैटरी नहीं थी और वो घर के काम में व्यस्त थी। सुनकर सांस में सांस आई कि निशा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उसकी उदासी घर में किसी से छुपी नहीं थी, सबको दिख रहा था कि निशा उदास है। और उसकी मम्मी ने उसे पूछा भी कि क्या हुआ है तुझे, लेकिन निशा ने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया। आधा घंटा मुझसे बात करने के बाद निशा ने बोला मुझे काम है, बाद में बात करूंगी। हालांकि मैं जानता था काम कुछ नहीं, बस अपने आंसुओं की आवाज़ को मुझसे छुपा रही है। दोपहर को मेरे पापा आए और बोले पता बता, हम बात करते हैं निशा के पापा से। मैंने कहा घर जाना ठीक नहीं होगा शायद। तो पापा बोले घर जाना ठीक है, आमने सामने बात करेंगे। तभी चाचा का फ़ोन आया पापा को और उनको तभी चाचा के घर जाना पड़ा, चाचा बीमार थे। पापा ने बोला ला नंबर दे मैं बात कर लूँगा। मैंने पापा को निशा के पापा का नंबर दिया और पापा मम्मी छोटी बहन चाचा के घर के लिए निकले गए। पापा ने वही निशा के पापा से बात की और बोले हेलो नमस्ते जी, मैं राज का पिता हूँ, फ़ोन काटना मत, बस थोड़ी सी बात करनी है आपसे। निशा के पापा बोले जी बोलिए। मेरे पापा बोले बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है, क्या फ़ायदा आप अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करा दे, लेकिन वो खुशी नहीं हो तो क्या फ़ायदा उन खुशियों का? माता पिता की तो दुनिया बच्चे ही होते हैं और आप भी एक पिता हैं, अच्छे से जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। निशा के पापा बोले जी जनता हूँ, मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए भी। तभी पापा बोले मेरी भी एक बेटी है निशा, मेरे घर बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह ही रहेगी। निशा एक घर से दूसरे घर तो आएगी लेकिन वो घर और उस घर के लोग भी उसके अपने होंगे, यह विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। निशा के पापा बोले भाई साहब मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। शाम को पापा मम्मी घर आ गए, छोटी बहन चाचा के घर ही रुक गई। रात 8 बजे निशा के पापा का फ़ोन आया और बोले नमस्ते भाई साहब कैसे हो? पापा बोले हम ठीक है, आप बताएं कैसे हैं आप? निशा के पापा बोले हम ठीक है, और बताओ कब आ रहे हो घर रिश्ते की बातें करने? पापा खुश होकर बोले जी जब आप बोले तभी आ जाएंगे। रविवार का समय रखा, दोनों ने फ़ोन काट दिया। मैं घर आया तो पापा ने सब बताया मुझे। सुनकर तो मैं हवा में उड़ रहा था, मानो पंख लग गए थे मेरे, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने निशा को फ़ोन किया और उसे सब बताया। सुनकर बहुत खुशी हुई निशा और बोली जब पापा बात कर रहे थे मैं सब सुन रही थी पागल, लेकिन तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। दोनों बहुत 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 खुश थे।
रविवार को मम्मी पापा छोटी निशा के घर गए और वहां निशा के परिवार और निशा से मिले। बातें हुई। निशा के परिवार ने मेरे घर वालों को बहुत सम्मान दिया। मम्मी पापा ने निशा को देख तभी के तभी रोक दिया। छोटी बहन ने रोके की सभी फोटो मुझे भेज दी। निशा ने पीले रंग का सूट पहना था, एक चोटी कर रखी थी और सर पर चुन्नी रख रखी थी। बिल्कुल सादगी से भरी हुई थी मेरी निशा। रोज निशा की वही फोटो देखता था। एक हफ्ते बाद ही निशा के घर वालों ने मुझे भी रोक दिया था। हमारी खुशी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। मैं और निशा दोनों बहुत बहुत खुश हुए। वो दिन हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जो हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक था। दोनों परिवार भी बहुत खुश थे। मैं और निशा रोज बातें करते अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर। एक दिन हम अपने हनीमून पर कहाँ जाएंगे ये बात कर रहे थे तो मैंने निशा से पूछा, बताओ कहाँ जाना है मैडम। तो निशा ने गोवा बोला कि हम गोवा जाएंगे। मैंने कहा जी जो हुक्म मेरे आका। तभी बातें करते करते हम बच्चों के नाम तक आ गए कि उनका नाम क्या रखेंगे और उनके नाम रखने की बात करते करते लड़ाई करने लगे एक दूसरे से कि यह नाम अच्छा नहीं है, यह अच्छा है। हम दोनों ने कुछ फोटो भी निकाली थी इंटरनेट से बच्चों की और फिर बोलते कि हमारा बच्चा भी ऐसा होगा। निशा कहती वो मुझे पर जाएगा, मैं कहता नहीं वो मुझ पर जाएगा जाएगी। दोनों बहस करने लगते और आखिर में हंसने लगते कि अभी से क्यों लड़ाई कर रहे हैं हम, वो समय जल्दी से आए, बस यही रहता था हम दोनों के मन में। जल्दी ही हमारी सगाई की तारीख रख दी गई थी और सभी रिश्तेदारों को पता चल गया था कि हमारा रिश्ता हो गया है और सगाई के बाद शादी होगी। मानो हमें तो जैसे भगवान ने सारी खुशियों ही दे दी हो और बिना पंख के भी हम आसमान में उड़ रहे हो। दोनों ने साथ मिलकर सगाई की सभी तैयारियां की, कपड़े ज्वेलरी खरीदी। सगाई की तारीख जल्दी ही आने वाली थी। निशा अपनी मम्मी के साथ अपने लिए चूया लेने गई थी। चूया ले ली थी और उसकी मम्मी अपने लिए कुछ देख रही थी। तभी निशा को रोड के दूसरी तरफ एक स्टॉल पसंद आया। वो अपनी मम्मी से बोलकर कि मैं वो स्टॉल ले आती हूँ। निशा स्टॉल लेने चली गई और मुझे फ़ोन करके बातें करने लगी। हम बातें कर रहे थे कि अचानक निशा की चिल्लाने की आवाज़ आए। निशा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया। एक गाड़ी वाला निशा को टक्कर मारकर भाग गया। निशा की मम्मी भाग कर आई और मैं आवाज़ सुनकर ऑफिस से भागा। निशा की मम्मी जब तक निशा के पास पहुंची तब तक निशा हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। मैं निशा के पास पहुंचा भी नहीं था कि मेरे पास निशा के भाई का फ़ोन आ गया कि घर आ जाओ। ये सुन मुझे बहुत अजीब लगा। मन में हजारों सवाल चल रहे थे, अच्छे कम बुरे ज़्यादा, पता नहीं क्यों मन बहुत बहुत बेचैन हो रहा था। चाह कर भी मैं ठीक नहीं था। निशा के घर पहुंचा, लोगों की भीड़ देखी, कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही अंदर गया निशा को जमीन पर लिटा रखा था और सफ़ेद चादर उसके ऊपर थी। ये देख मैं दरवाजे के वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। आंख खुली तो मेरे पापा मम्मी छोटा भाई निशा के पापा भाई मेरे पास थे। मैंने आंख खुलते ही कहा, मेरी निशा को ऐसे क्यों रखा है, वो ज़मीन पर क्यों लेटी है। मेरे पापा हल्की सी आवाज़ में बोले, निशा हम सबको तुझे छोड़कर हमेशा के लिए दूर, बहुत दूर चली गई जहाँ से कभी वापस नहीं आएगी। इतना सुन मैं पापा पर चिल्लाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। निशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ती और इस बार भी नहीं तोड़ सकती। मैं जानता हूँ निशा को। तभी निशा के पापा बोले, संभालो बेटा खुद को, यही सच है। निशा हम सबको छोड़कर चली गई और रोने लगे। मैंने कहा, नहीं पापा ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मैं उसके बिना मर जाऊंगा, एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। जीना तो बहुत दूर की बात है। हमारी सगाई है कुछ दिनों में, आपको नहीं पता कब से इस पल का इंतजार किया है हमने। आप लोग कैसे बोल सकते हैं निशा मुझे छोड़कर जा सकती है। कोई कुछ नहीं बोला, सबको मेरी हालत दिख रही थी। मैं पागलों की तरह बोले जा रहा था। अब निशा को लेकर जाने लगे। मेरा बहुत बुरा हाल था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे अंदर से जान निकाल दी हो। उसे ले जाने लगे तो मैंने पकड़कर उनको रोका कि ऐसा मत करो, मेरे साथ मत मारो मुझे जीते जी, मेरी निशा को मुझसे दूर मत करो। चीखा चिल्लाया। निशा के घर वाले बहुत रो रहे थे। निशा के पापा मम्मी भाई का बुरा हाल था। फिर भी मुझसे बोले, बेटा खुद को संभालो और निशा को जाने दो, ऐसा मत करो। मैंने कहा, कैसे खुद से दूर जाने दूं, नहीं कर सकता चाहकर भी, आप समझो ना। और आप रो मत पापा मम्मी, निशा को आपकी आंखों में आंसू नहीं पसंद, वो आप लोगों से बहुत बहुत प्यार करती है। ये सुन निशा के मम्मी पापा और ज़्यादा रोने लगे। निशा को फिर ले जाने लगे। मैं और उसकी मम्मी चिल्लाते रहे, मत ले जाओ मत ले जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, तरस खाओ मुझ पर। बेहोश हो गया। मेरा छोटा भाई मुझे भी लेकर गया जहां निशा के पापा भाई और मैं टूटकर बिखर गए थे। जैसे खुद का होश नहीं था। उसका भाई चिल्लाने लगा, दीदी अब कौन परेशान करेगा मुझे, किसको परेशान करूंगा, किसे अपनी बातें शेयर करूंगा। आप मेरी बहन नहीं दोस्त थी, आपको किसने हक दिया जाने का हम सबको छोड़कर।
आपको तो अपने सभी सपने पूरे करने थे, देखो ना राज रो रहे हैं, अब नहीं बोलेगी। जीजा बोल, नाम मत ले उसे, देख मैं और टूटा फिर एक बार और हम तीनों को निशा के पास ले गए, हमें मिलाया गया उसे। मेरा इतना बुरा हाल था कि मुझे होश नहीं था, मैं उसी समय बेहोश हो गया और निशा के पापा ने निशा को अग्नि दे दी थी। जब होश में आया तो निशा को अग्नि दे दी थी। मैं अग्नि की तरफ भगा तो निशा के भाई और मेरे भाई ने पकड़ लिया कि क्या करे हो, संभालो खुद को प्लीज़। उनको कैसे बताओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मैं बस एक जिंदा लाश था जो अपनी निशा के पास जाना चाहता था। मुर्दा घर से निकलकर हम जाने लगे, तभी मैं एक गाड़ी के सामने आ गया कि मुझे निशा के पास जाना है, लेकिन समय पर गाड़ी वाले ने ब्रेक मारा। सब ने मुझे बहुत डांटा कि पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, समझ नहीं है क्या तुम में। सब मुझे घर ले आए, मैं रोता रहा, निशा के पापा के गले लग गया कि पापा ये क्या हो गया, हमारी तो सगाई थी कुछ दिनों बाद, फिर वो मुझे छोड़कर क्यों गई, प्रॉमिस क्यों तोड़ा, ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे साथ। मम्मी पापा मुझे लेकर घर आ गए और वह लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ते, उनको डर रहता था कि कभी उस दिन की तरह मैं फिर से खुद को नुकसान ना पहुंचा लूं, इसलिए मेरे साथ कोई ना कोई रहता ही था। मौसी मुझसे मिलने घर आई थी, उस समय मैं इस हालत में बिल्कुल नहीं था कि किसी से मिल सकूं, बात कर सकूं। मौसी ने बहुत कोशिश की मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मेरे आंसू देखकर वह भी रोने लगती। उनसे मुझसे बात नहीं होती, मुझे ऐसी हालत में नहीं देख पाती। मौसी रोज फ़ोन करती और मेरा हाल चाल लेती थी। मैं रोज निशा की फ़ोटो देखता और बहुत बहुत रोता। अब मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था, ना मैं दोस्तों से बातें करता था ना ही मस्ती, बस चुपचाप रहता था। मेरे दोस्त मुझसे मिलने मेरे घर आते और मजाक मस्ती करते, साथ ही साथ बाहर चलने के लिए बोलते, लेकिन मैं एकदम चुप रहता। मुझे ऐसा देख मेरे दोस्तों की आंखें भी नम हो जाती और वह कुछ समय मेरे साथ बैठकर चले जाते और मम्मी पापा से बोलते, ये हमारा दोस्त राज नहीं है, अंकल आंटी कितना बदल गया है, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा हो गया है। मेरी बहन मेरा भाई हर समय मेरे साथ रहते और मुझसे बातें करते, मेरा ध्यान अच्छी जगह लगाने की कोशिश करते, मुझे खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन वह नाकाम रहते क्योंकि मैं तो एक अलग ही दुनिया में खोया रहता था। मुझे ऐसा देख मेरे घर वालों का चेहरा भी उदास रहता, उनको समझ नहीं आता क्या करे वो, जैसे मैं पहले जैसा हो जाऊं। निधि को गए 6 महीने हो गए थे। मौसी घर आई और सबके साथ बैठकर बातें कर रही थी, लेकिन मैं अपने रूम में चुपचाप बैठा था और मेरे पास मेरा छोटा भाई बैठा था। मौसी ने मम्मी और पापा से कहा, कब तक ऐसे रहेगा यह, इसकी शादी करा दो, फिर शायद निशा को भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। इसे ऐसा देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें। मम्मी और पापा ने कहा हमें भी नहीं अच्छा लगता ऐसे देखकर, पर इससे शादी की बात करना, किसी और लड़की के लिए बोलना भी ठीक नहीं लगता। अभी तो इसका जख्म थोड़ा भी नहीं भरा, हम उस पर नमक भरने का काम कैसे करें। तभी मौसी ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं यह नहीं कहती राज भूल जाएगा निशा को, मैं जानती हूँ वह बहुत प्यार करता है, उसके लिए निशा को भूलना आसान नहीं है, लेकिन आप ये तो सोचिए अकेले ज़िंदगी बिताना आसान नहीं, और इसकी तो कोई उम्र ही नहीं है। क्या आप भूल गए कितना चिल्लाता मस्ती मजाक करता था, और आज इसे शांत देखकर लगता नहीं यह वही राज है जो पूरे घर में मस्ती का माहौल बनाए रखता था। मैं बस इसीलिए इसकी शादी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो लड़की आएगी वह इसके साथ रहेगी, उसकी आदत होने लगेगी राज को धीरे धीरे, और इसी तरह समय बीता रहेगा और निशा की यादें धुंधली हो जाएगी और नई लड़की अपनी जगह बना लेगी इस घर में, और राज की ज़िंदगी में मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी बच्ची है। एक बार उससे मिल लो और हिम्मत करके राज से बात करो उसकी शादी के लिए, कब तक ऐसे ही रहेगा, जानती हूँ आपको भी अच्छा नहीं लगता उसे ऐसे देखकर, उसका जख्म बहुत ज़्यादा है, इसे भरने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन उस जख्म ने हमारे बच्चे को तोड़कर रख दिया है, उससे उसकी इस्माइल तक छीन ली है, उसकी आंखों में जब भी देखो पानी ही देखने को मिलता है, चेहरे पर उदासी और मन से बेचैनी लगती है। निशा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, 6 महीने बाद भी इस बात को मान नहीं रहा है, या यूं कहूं उसका दिल आज भी निशा का इंतजार कर रहा है। क्या पता यह नई लड़की निशा जैसी निकल जाए, निशा से मिलती जुलती हो, क्या पता उस लड़की में निशा मिल जाए, यही दुआ करती है यह माँ तो, जिससे हमारे बच्चे को नई जिंदगी मिल जाए, फिर से हंसना सीख ले। मौसी की बात सुनकर पापा मम्मी दोनों राजी हो गए मेरे रिश्ते के लिए और उस लड़की से मिलने के लिए, देखने के लिए, लेकिन अब उलझन थी मुझसे बात करने की। मौसी ने कहा, राज मेरे लिए भी मेरा बच्चा है, मैंने भी उसे माँ की तरह ही प्यार किया है, इस बार बात मैं करूंगी राज से। मम्मी पापा ने कहा, हाँ आप ही बात करो क्योंकि हम बात नहीं कर पाएंगे। मौसी ने कहा, ठीक है मैं उसके कमरे में जाती हूँ। मौसी मेरे पास आई, मेरा उदास चेहरा देखकर बोली, क्या हुआ मेरा बच्चा, मैं आई हूँ, मुझसे मिलने भी नहीं आया, तो देख तेरी माँ ऊपर ही आ गई तुझसे मिलने। छोटे ने मौसी को नमस्ते बोला और नीचे चला गया। मैंने कहा, नमस्ते मासी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सो रहा था।
मौसी ने कहा लेकिन तू तो बैठा है बेटा। मैंने कहा अभी अभी उठा आपके आने से पहले और मुझे पता नहीं था आप आ रही हो। मौसी ने कहा कोई बात नहीं, आ मेरे पास बैठ। मैं मौसी के पास बैठ गया। मौसी ने अपनी गोद में मेरा सर रख लिया और बोली ऐसे कब तक रहेगा और कितना समय लगेगा तुझे ऐसे। मैंने कहा मतलब। मौसी ने कहा तुझे क्या लगता है, तेरी उदासी, तेरी बेचैनी, तेरी आंखों का ये पानी हमें दिखता नहीं, हम तुझे अंधे लगते हैं। मैंने कहा नहीं मौसी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मौसी ने कहा जानती हूँ बहुत प्यार करता है निशा से। मैंने कहा खुद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा दुनिया है वह मेरी। मौसी ने कहा जानती हूँ तू अक्सर फ़ोन पर उसी की बातें करता था। बात की है मैंने भी निशा से बहुत बार, बहुत प्यारी बच्ची थी बेटा, मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। ये सुनते ही मैं उठ बैठा और बोला मौसी कैसी बात कर रही हो, मैं और किसी और से शादी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने प्रॉमिस किया था मैं उससे ही शादी करूंगा। निशा इस दुनिया के लिए मर गई है लेकिन मेरे लिए वो आज भी मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे दिल में जिंदा है। मैं किसी और से शादी करने के लिए सोच भी नहीं सकता, करने की तो बहुत दूर की बात है। और आपने भी यह बात कैसे सोच ली? मौसी ने बड़े ही प्यार से कहा क्या पता निशा यही चाहती हो, क्या उसे तुझे ऐसे उदास नम आंखों से देखना अच्छा लगता होगा? तेरे साथ रहती है ना, तेरे दिल में है ना वह, क्या वह यही कहती है कि तुम अकेले रहो, तड़पते रहो, खुशी से दूर दूर तक कोई वास्ता ना रखो? मैंने कहा मैं खुश हूँ, आपको क्यों उदास लग रहा हूँ? मौसी ने कहा बेटा माँ हूँ, जितना प्यार तेरी माँ तुझसे करती है उतना प्यार मैं भी तुझसे करती हूँ। और तू ये बात जानता है? क्या भूल गया, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो तू सबसे पहले मेरे पास आता था। तेरी माँ जब भी तुझे मारती थी, डांटती थी, तू मुझसे शिकायत करने लगता था। आज मुझसे कहता है कि मुझे कहाँ से दिख रहा है। माँ से कभी कुछ नहीं छुपता, आज तक कभी कुछ छुपा पाया है मुझसे? मैं तेरे बिना बोले भी समझी तेरी हर बात। मैंने रोते हुए कहा मौसी जानती हो, समझती हो, बिना बोले भी सब समझ जाती हो, फिर क्यों आज इतनी बड़ी बात बोल रही हो? शादी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शादी के सपने बहुत पहले ही किसी और के साथ देख चुका हूं और उसे ही अपनी पत्नी दिल से मान चुका हूं। दुनिया के सामने हमारा रिश्ता हुआ था लेकिन दिल से हमने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया था। और पत्नी की मौत के बाद पति दूसरी शादी कैसे कर सकता है? मेरी पत्नी सिर्फ निशा थी और निशा ही रहेगी। आंसू बहाते हुए मैंने कहा हाँ हूँ दर्द में मौसी, बहुत दर्द है मुझे, नहीं रहा मैं पहले जैसा जानता हूँ। क्योंकि मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली है। कैसे हंसूं, कैसे मुस्कुराऊं, बहुत सोचता हूँ मैं भी मस्ती करूं लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाता। हर पल हर समय निशा को याद करता हूँ, वो सब बातें मेरे सामने चलती है जो हम करते थे। एक तस्वीर हमेशा रहती है जो समय हमने साथ में बिताए थे, कैसे भूल जाऊं कैसे? आखिर मैं पूरी जिंदगी निशा की यादों के सहारे जी सकता हूँ। आप जो बोलोगी वो कर लूंगा लेकिन प्लीज़ किसी और से शादी के लिए मत बोलो क्योंकि मैं नहीं कर सकता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद मौसी ने मुझे गले लगाया और बोला क्यों उदास रहता है? मैंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा, बस अभी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, अपने सारे सवालों का जवाब मांगना है भगवान से और निधि से। क्यों प्रॉमिस तोड़कर मुझे अकेला छोड़ गई? क्यों मेरे सपने तोड़ दिए उसने? किसने हक दिया था उसे मुझे छोड़कर जाने का? मेरी बातें सुनकर मेरी मौसी की आंखों में भी पानी आ गया। मेरे छोटे से नन्हे से बच्चे, तेरे अंदर इतना दर्द कैसे कब आ गया? मैं मुस्कुराया और बोला ओहो मौसी आप भी ना, मेरे अंदर कोई दर्द नहीं, मैं खुश हूँ। बस आपको खुश लग नहीं रहा। मौसी ने एक बार फिर गले से लगाया और बलैया लेने लगी, गालों पर प्यार भरी किस करी और बोली तू ठीक है ना? तो अब कल तू मेरे साथ घर चलेगा? बोल चलेगा ना अपनी मौसी के साथ? मैंने कहा पर मैं वहाँ करूँगा क्या? मौसी ने कहा तू मेरे साथ चलेगा और वही रहेगा। कुछ महीनों तक क्यों नहीं रह सकता इस मौसी माँ के साथ? क्यों तू नहीं चाहता मेरे पास रहना? मैंने कहा ठीक है मौसी, मैं कल आपके साथ चलूँगा। फिर एक बार मौसी ने अपनी गोद में मेरा सर रखा और थोड़ी देर बैठी रही, मुझसे इधर उधर की बातें करती रही। फिर मौसी ने कहा चल नीचे चलते हैं, सबके साथ बैठेंगे। मैंने कहा आप जाओ। मौसी ने कहा नहीं तू चल साथ। मैंने कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ, मुंह तो धो लूँ। मौसी ने कहा चल ठीक है आजा। ये कहकर मौसी नीचे चली गई। मौसी के जाते ही मम्मी पापा जो बेसब्री से मौसी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने जाते ही पूछा क्या हुआ, क्या कहा राज ने? मौसी ने कहा मना कर दी उसने और कल वह मेरे साथ घर चलेगा। इतने में मैं आ गया और मैं सबके साथ बैठा। निशा के जाने के बाद 6 महीनों बाद आज मैं सबके साथ बैठा था, सबसे बातें कर रहा था और मुझे ऐसे देख घर में सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सुबह मैं सोकर उठा ही था, मम्मी और मौसी मेरे रूम में आ गई। मौसी आते ही बोली और बता नींद कैसी आई? मैंने कहा रोज जैसी। मौसी ने कहा चल तैयार हो जा, नाश्ता कर ले फिर चलते हैं। मैंने कहा मौसी मन नहीं है। मौसी ने कहा चुप और चल मेरे साथ। मैं तैयार हुआ, सबके साथ नाश्ते के लिए बैठा, नाश्ता करके उठे ही थे।
मम्मी पापा भाई छोटी बहन सब एक साथ खड़े थे और बोले भाई जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना हमारा भी मन नहीं लगेगा। मम्मी और पापा बोले बेटा जल्दी आना, रोज हमसे फ़ोन पर बातें करना। मैंने कहा ठीक है। इतना कहकर मैं और मौसी मौसी के घर के लिए निकल गए। वहाँ सब लोग बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे जाते ही सबने मुझे वैसे ही प्यार किया जैसे जब मैं छोटा था तब वहाँ रुकने जाता था। मौसा जी ने गले से लगाया और बोला तू ठीक है ना। मैंने कहा जी मौसा जी मैं ठीक हूँ। पैर छूकर नमस्ते की रिंकू मेरी मौसी की बेटी आकर बोली और भाई आप तो भूल ही गए हमें, कितने टाइम बाद आए हो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर जाकर बैठे रिंकू ने चाय नाश्ता लगा दिया। मौसा जी बाजार से जाकर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ले आए। मैंने कहा मौसा जी इसकी क्या ज़रूरत है। मौसा जी बोले ज़रूरत क्यों नहीं है, देख तेरी सारी पसंद की चीज़ें हैं, अब खा इनको, देख क्या रहा है। मैंने कहा इतना सारा नहीं खा सकता हूँ, और अब मैं पहले जैसा बचपन का छोटा सा शैतान राज नहीं हूँ। मौसा जी ने कहा हमें तो वही राज पसंद है, हम तो तुझे फिर से वैसा ही देखना चाहते हैं बच्चे। ये कहकर मौसा जी ने गले से लगा लिया। दूसरे दिन शाम को जाकर मैं अकेले छत पर बैठ गया, फ़ोन जेब से निकाला तभी अचानक गूगल ऑन हो गया और किसी की स्टोरी सामने आ गई। स्टोरी देखकर मुझे निशा की याद आ गई कि वह भी तो स्टोरी लिखती थी। थोड़ा और दिमाग पर जोर डाला और निशा की वेबसाइट याद की। वेबसाइट याद करने के बाद मैंने वेबसाइट को ऑन किया, निशा की आईडी निकाली। आईडी ओपन करते ही निशा की लिखी बहुत सारी स्टोरी मेरे सामने आ गई। निशा की स्टोरी पर बहुत सारे कमेंट थे और बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ा हुआ था। ये देखकर मैंने खुद से कहा कि मेरी निशा सच में झूठ नहीं बोलती, यहाँ तो सच में उसकी स्टोरी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हुई है। तभी मैंने एक स्टोरी ओपन की पढ़ने के लिए, तुम मेरी जिंदगी हो। यह निशा की स्टोरी का नाम था। उस स्टोरी में निशा ने वो सब लिख रखा था जो वो कभी मुझसे बोल नहीं पाई, या यूँ कहूँ कि मैं कभी समझ नहीं पाया। उस स्टोरी में लिखा था, खो जाती हूँ मैं कभी तुम्हारे ख्यालों में, कभी लगता है सोचूं सिर्फ तुम्हारे बारे में, छोड़ दूँ सारी दुनिया तुम्हारे लिए, जो देखे मैंने सपने वह पूरे करने वाले तुम हो। जब भी तुम अपने दर्द मुझसे कहते हो, वह दर्द अपने से लगते हैं। जब भी देखती हूँ तुम्हारी आंखों में, मुझे अपना हमसफ़र नजर आता है। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी आंखों में अच्छा लगता है खुद को देखना। जब तुम कहते हो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, बहुत सुकून मिलता है जब खो जाती हूँ तुम्हारे ख्यालों में। डेडिकेट राज, तुम मेरी जिंदगी हो। इसका दूसरा भाग पढ़ने के लिए मैंने ओपन किया। सच कहते हैं लोग किस्मत से मिलते हैं अपने, और जो किस्मत में ना हो वह मिलकर भी बिछड़ जाते हैं। खुश बहुत हूँ तुम्हें पाकर, सोचा नहीं था एक अनजान जान बन जाएगा मेरी। आज का दिन मानो सबसे खूबसूरत है मेरे लिए, क्योंकि आज मुझे वह मिला जिसे सोचा नहीं था मैंने अपनी किस्मत में। सच कहते हैं लोग भगवान कभी कभी बड़े ही मेहरबान होते हैं। भगवान जब मेहरबान होते हैं तो खुशियों से झोली भर देते हैं, जैसे आज मेरी भर दी। मेरी जिंदगी तुम हो राज, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, यही खुद से वादा करती हूँ। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए, बस यही खुदा से मैं दुआ करती है। तुम्हारे आंसुओं की वजह कभी मैं ना बनूं, तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी मिले जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें नहीं पता तुम मेरी जिंदगी हो। इतना ही पड़ा था कि रिंकू छत पर आ गई और बोली क्या कर रहे हो भाई। मैंने कहा कुछ नहीं, तो रिंकू बोली कुछ तो कर रहे हो, क्या छुपा रहे हो बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा। रिंकू बोली भाई इतने समय बाद आए हो और अपनी बहन से बात भी नहीं कर रहे, क्या बात है, मुझसे शेयर तो करो, क्या पता मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूं। वैसे भी आपको नहीं पता मैं जीनियस हूँ। हाँ तू ज़्यादा ही जीनियस है, अब तू जा, नहीं जाऊंगी। आप बताओ क्या हुआ और क्या छुपा रहे हो। मुझे पता था वह बहुत जिद्दी है, ऐसी जाएगी नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, स्टोरी पढ़ रहा हूँ। अच्छा किसकी, कौन से राइटर की है और स्टोरी का नाम क्या है। मैंने कहा स्टोरी का नाम है तुम मेरी जिंदगी हो और राइटर का नाम है निशा। ये सुनते ही बोली यह निशा वही है ना, सर हिलाते हुए। मैंने कहा हाँ यह वही है। रिंकू ने तभी फ़ोन में झांका और वेबसाइट और स्टोरी देखी, मतलब स्टोरी का नाम देखा जिससे उसे आईडी भी पता चल गई। तब उसने कहा आपने पढ़ ली। मैंने कहा नहीं अभी पढ़ ही रहा था, इतने में ही तू आ गई। रिंकू ने कहा आपने उनकी सभी स्टोरी पढ़ी है। मैंने कहा नहीं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। रिंकू ने कहा अच्छा चलो आप पढ़ लो, लेकिन बाद में अभी आप मुझसे बातें करो। मैंने कहा तू क्या बात करेगी। तभी वह कहते हैं ना लड़कियों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, और अपने फ्रेंड की बातें करने लगी। स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें बताई। तभी नीचे से मौसी ने आवाज़ लगाई और नीचे बुला लिया। हम दोनों नीचे चले गए। मौसी ने मेरी पसंद की सब्जी बना रखी थी। मौसी ने कहा खा, मैंने कहा मन नहीं है, तो मौसी ने ज़बरदस्ती खाना खिलाया। खाना खाते ही फिर वही मैं अपना अकेला कोना ढूंढने लगा। रात हो रही थी, गर्मियों का समय था, तो सभी लोग छत पर सो रहे थे। मौसा जी ने मुझे अपने ही पास लेटा लिया था। थोड़ी सी दूरी पर ही मौसी लेटी हुई थी रिंकू के साथ। मौसी ने कहा क्या हुआ राज, मन नहीं लग रहा क्या। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, निशा की स्टोरी पढ़ने के लिए फ़ोन निकाल ही रहा कि मौसा जी बोले पास में ही बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, कल सब वहाँ घूमने चलते हैं।
मैंने कहा मौसा जी मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। तभी मौसी बोली क्यों नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चल दूंगा। मैंने फ़ोन निकाला तभी मौसी बोली क्या कर रहा है, अब रख दे इसे और सो जाओ। मैंने कहा अभी सो जाऊंगा, नींद नहीं आ रही है। मौसी ने कहा नींद आ जाएगी, आंखें बंद तो कर, और आकर मेरे पास बैठ गई, मेरा सर अपनी गोद में रख लिया और कहा मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं आती नींद। बस फिर पता ही नहीं चला कब मैं सो गया। रिंकू मेरे पास आई और बोली क्या आपने तुम मेरी जिंदगी हो स्टोरी पूरी पढ़ी। मैंने कहा नहीं अब पढ़ लूंगा। तभी रिंकू बोली बहुत अच्छी लिखी हुई है वो स्टोरी, मानो किसी ने अपने दिल की बातों को शब्द देकर स्टोरी बना दिया है। मैं चुपचाप सुन रहा था। तभी रिंकू बोली आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, क्यों ना हम उन्हें अमर कर दे। मैंने बड़ी हैरानी से और बहुत ही उत्सुकता से रिंकू से पूछा मतलब कहना क्या चाहती हो, ठीक से बोलो समझ नहीं आ रहा है। रिंकू ने कहा हम उनकी स्टोरी की एक किताब बना सकते हैं जिससे उनकी लिखी स्टोरी हमेशा जिंदा रहेंगी और इससे उनका नाम और उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। एक लेखक के लिए नाम जिंदा रहना उसके लिए सबसे खुशी की बात होती है। मैंने रिंकू से कहा जानता हूँ कभी कभी निशा इसी तरह की बातें करती थी, वह बात अलग है, मैं उसकी बातें कभी समझता नहीं था। मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ रिंकू, मैं उसकी लिखी रचनाओं की एक किताब बनाना चाहता हूँ जिसे बहुत सारे लोग पढ़ सकें और निशा की आईडी और उसका नाम अमर हो जाए, लोग चाहकर भी उसे ना भूले। रिंकू ने कहा ऐसा ही होगा भाई, आपकी बहन है ना आपके साथ, बस आपको एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस, फिर कभी उदास या एक अकेला कोना नहीं ढूंढोगे। मैं चुपचाप रिंकू की बातें सुन रहा था। रिंकू ने कहा कुछ तो बोलो भाई। मैंने कहा अब तू जा, मुझे स्टोरी पढ़ने दे। रिंकू वहां से चली गई। मैंने निशा की पूरी स्टोरी पढ़ी, साथ ही साथ कुछ और स्टोरी भी पढ़ी और पढ़कर बहुत 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 रोया। तभी मौसी मेरे पास आई और बोली क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रहा है। मैंने मौसी को स्टोरी के बारे में उसमें लिखी बातों के बारे में बताया। मौसी ने कहा चुप हो जा, तुझे क्या लगता है तुझे ऐसे देखना निशा को अच्छा लगता होगा, आंसू पूछते हुए मैंने मौसी से कहा मौसी टूटकर बिखर गया हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। एक पल भी ऐसा नहीं जाता जब निशा की बातें उसकी यादें मुझे ना आती हो। जानता हूँ वह नहीं चाहती मैं उदास रहूँ, लेकिन जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता मैं यूं ही इस तरह बेचैन रहूँगा। मौसी ने कहा क्या जवाब चाहिए तुझे, यही कि क्यों चली गई, क्यों छोड़कर, पागल वह क्या खुशी से गई है, बस किस्मत ने तुम दोनों को दूर कर दिया जिसमें ना उसका जोर था ना तेरा। फिर कैसे सवाल ये, कैसी जवाब राज, कैसे, बस बेटा तू खुश रह। मैंने कहा सवाल निशा से नहीं उस भगवान से है जिसने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। नम आंखों से मौसी वहां से चली गई। मैं वहां अकेला बैठा रहा। अचानक मेरी आंख लग गई और नींद के झोंके से मैंने देखा वहां मेरे पास आकर बैठी और बोली क्या सोच रहे हो, बोलो नाराज हो मुझसे, बहुत ज्यादा नाराज हो। मैंने कहा बहुत बहुत ज्यादा नाराज हूं। तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, अपने प्रॉमिस तोड़ सकती हो, किसने हक दिया तुम्हें मेरे सपने तोड़ने का। मुस्कराते हुए बोली क्या लगता है मैं ये सब करना चाहती थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यूं उदास होता हुआ अलग राज नहीं देख सकती, बहुत बदल गए हो तुम और यह बदला हुआ रूप बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तुम पर। देखो राज, हमारा साथ हमारी किस्मत में इतना ही लिखा था, जो होता है वह हमारे बस में कभी नहीं होता। अगर हमारे बस में होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं। तुमने कैसे सोच लिया, मैं तुम्हें बेचैन खुद से लड़ते हुए देख सकती हूँ। आज मैं इसीलिए तुमसे मिलने आई हूँ कि तुम्हें बता सकूं जिंदगी को जिया जाता है। और रही मेरी बात, जब भी दिल से आंख बंद करके मुझे याद करोगे, मुझे अपने पास पाओगे, तो अब यह उदासी छोड़ दो, यह आंसू तुम्हारे लिए नहीं बने। बहुत रो लिए, कुछ नहीं बोली मैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत दर्द था, लेकिन अब बस तुम नहीं रोओगे, बिल्कुल नहीं। प्यार करते हो ना तो तुम्हें उसी प्यार का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी निशा की कसम, जानते हो ना मैं कस्मों को बहुत मानती हूँ, तो अब से जैसे तुम थे वैसे ही रहोगे। यह नया राज ना मुझे पसंद है ना किसी और को। मैंने रोते बिलखते हुए कहा तुम क्यों गई मुझे छोड़कर, क्यों क्यों, जानती हो ना जिंदगी हो तुम मेरी, मुझसे मेरी जिंदगी क्यों छीन ली भगवान ने, क्यों क्यों। ओ पागल, मैं कल भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हूँ, बस दिल से आंख बंद करके मुझे देखना, हर पल अपने पास पाओगे तो करो प्रॉमिस, अब यूं उदास नहीं रहोगे। देखो मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत, हर खुशी में तुम्हारे साथ रहूंगी, पास तुम्हारे अलावा किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। एक प्रॉमिस और चाहिए। कैसा प्रॉमिस, तुम्हें मेरी कसम है तुम यह माना नहीं करोगे और निभाओगे, बोलो कैसा प्रॉमिस चाहिए। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे और अपनी जिंदगी एक नई तरीके से शुरू करोगे और किसी और के साथ अपना घर बसाओगे। नहीं, मैं ये प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं नहीं मानता किसी प्रॉमिस को, जब तुम ही नहीं मानती तो मैं भी नहीं मानता। ठीक है, वापस कभी नहीं, मैं बोल रहा हूँ, प्रॉमिस करो नहीं जाती। क्या जरूरी है प्रॉमिस, हाँ जरूरी है तभी तो बोला है। ठीक है, आई प्रॉमिस, जो तुमने कहा है मैं वह करूंगा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और पहले की तरह हंसता खेलता जैसे था वैसा ही रहूंगा, बस तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी।
ठीक है, जब भी तुम मुझे याद करोगे, अपनी आंखें बंद करोगे, अपने पास पाओगे, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ। अब मुझे चलना होगा। अब कहाँ जा रही हो? अब तो प्रॉमिस कर लिया। ओ पागल, 24 घंटे नहीं रह सकती। जब भी दिल से याद करोगे, आंखें बंद करोगे, तब तुम्हें मैं दिखूंगी और तुमसे बातें भी करूंगी। मुझे चलना होगा, चलती हूँ, ध्यान रखना। और अब यह आंसू दोबारा ना निकले। मैंने कहा रुको, बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम आज भी मेरी जिंदगी हो, मेरे होठों की हंसी हो। निशा ने कहा जानती हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर निशा चली गई। आंख खुली, मेरे चेहरे पर स्माइल थी, दिल में सुकून था। निशा को खुद के पास महसूस कर रहा था। मेरे होठों पर स्माइल और चेहरे की चमक देखकर मौसी बोली नज़र उतार दूं, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए मेरे बच्चे को। मैंने कहा मौसी, नहीं लगेगी किसी की नज़र। क्यों परेशान होती हो? मौसा जी नहीं आए अभी तक। इतने में ही दरवाजे से आवाज आए। आपने पुकारा और हम चले आए। मैं मुस्कुराते हुए बोला आइए, आपकी कमी थी। मौसा जी के हाथ में खाने का सामान था, वह मुझे देते हुए बोले ये ले, रिंकू को दे दे और आ सब मिलकर खाते हैं। मैंने कहा लेकिन रिंकू है कहाँ पर? तभी मौसी ने रिंकू को आवाज़ लगाई, सब ने मिलकर साथ खाया और मैंने कहा मेले में नहीं चलना। मुझे इतना खुश देखकर मौसी ने मम्मी पापा को फ़ोन किया और उनको बताया मेरे बारे में। तभी मौसा जी बोले चलो अब चलते हैं वापस, घर भी तो आना है। तभी मौसी बोली खाना तो बनाने दो। मौसा जी बोले खाना बनाने की ज़रूरत क्या है, मेले में जा तो रहे हैं, वही खा लेंगे। मैंने कहा सही कह रहे हैं मौसा जी, चलो चलते हैं। मौसी ने जाने से पहले मेरी नज़र उतारी और मुझे एक छोटा सा काला टीका लगाया। मैंने हंसते हुए कहा मौसी क्या कर रही हो? मौसी ने कहा तू चुप रह। हम मेले में गए, वहाँ बहुत एंजॉय किया। आते समय रिंकू बोली मैंने अपने दोस्तों से बात की है किताब के लिए और उन्होंने कहा है वह जल्द ही करेंगे इस बारे में बात। तभी मुझे याद आया मेरा एक दोस्त ऐसे ही काम करता है, लोगों की किताब पब्लिश करता है। मैंने देर ना करते हुए तुरंत उससे बात की और किस्मत से वो दिल्ली में ही था। सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए तैयार हो गया। मुझे तैयार होता देख मौसी बोली कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मौसी अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। तभी मौसी ने कहा इतनी जल्दी? कुछ दिन और रुक जा फिर चले जाना। मैंने कहा नहीं मौसी, बहुत ज़रूरी काम है, अब जाने दो। कुछ पैसे देकर मौसी ने कहा ये रख ले, तेरे काम आएंगे और पहुंचकर फ़ोन करना। मैंने कहा ठीक है। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया अपने घर की ओर। अपने घर जाने से पहले मैं अपने उसी दोस्त के पास पहुंचा और वहां जाकर उससे मिला, निशा की किताब के बारे में उससे बातें की। उसने कहा थोड़ा खर्चा आएगा लेकिन ये किताब बन जाएगी, पब्लिक्स हो जाएगी। मैंने कहा जितना खर्चा आएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। वह दोस्त बोला ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो। उसके बाद मैं घर आया, मुझे देखकर सब बहुत खुश हो गए। सबसे मिला और निशा की रचनाओं की किताब बनाने में लग गया। करीबन 2 महीने लगे मुझे, दिन रात मैं उसी में लगा रहता। आखिरकार किताब बनकर तैयार हो गई थी और मार्केट में जा चुकी थी। मैं बहुत खुश था, आंखें बंद करके दिल से निशा को याद किया। निशा का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने था। निशा बोली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किताब बाजार में लोगों तक पहुंच जाएगी। मैं बहुत खुश हूं। जो मैं ना कर सकी वो तुमने कर दिया, आज मैं मर कर भी जिंदा हूँ। अपनी रचनाओं में, अपनी किताब में जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम लगता है, फिर भी दिल से धन्यवाद करती हूं तुम्हारा। मैंने कहा ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किया है। तभी निशा ने कहा राज तुम अब शादी कर लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे अभी पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है, मैं भटक रही हूँ। मेरी किताब, मेरा सपना पूरा हो गया है, बहुत खुश हूँ ये जानकर। देखकर बस अब तुम शादी कर लो तो मुझे मुक्ति मिल जाए। तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन अब यह मत बोलना मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तभी निशा ने कहा ठीक है चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर मुझसे चली गई। 2 साल हो गए थे और अब मैं मस्ती मजा सब करता था, पहले जैसा हो गया था पूरी तरह से। लेकिन मैं आज भी निशा को याद करता था। घर वालों ने मेरे लिए लड़की देखी, जिस लड़की की बात मौसी कर रही थी। रिश्ता होने से पहले एक बार मैं उस लड़की से मिला और उसे निशा और अपने बारे में साफ साफ बताया। मैं नहीं चाहता था उसे शादी के बाद ये सब पता चले और वो दुखी हो, इसीलिए रिश्ता होने से पहले मैंने सब बातें उससे शेयर की और उससे इन सब बातों से कोई इतराज नहीं था। मेरा रिश्ता हो गया था। करीबन 1 साल के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई थी। शादी वाले दिन निशा मेरे पास आई और बोली बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, नज़र तुमसे हट ही नहीं रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें बेचैन देखकर मैं खुद बेचैन हो जाती थी, इसीलिए मुझे मुक्ति मिली ही नहीं, लेकिन आज मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा मैं सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, मेरा प्यार तुम हो और तुम ही रहोगी, लेकिन मैं जिससे शादी कर रहा हूँ उससे पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाऊंगा। निशा बोली यह सुनकर अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ, मुझे मुक्ति मिल गई, शादी हो गई और मैं अपनी धर्मपत्नी को घर ले आया था। उसी रात निशा फिर से आई और बोली हमेशा खुश रहना और खुश रखना इसे, बस इतना बोलकर चली गई। शायद वो दिन आखिरी था निशा से मिलने का। जिस लड़की से मेरी शादी हुई वो लड़की बहुत अच्छी है और मुझे समझने वाली थी। मेरी जिंदगी में उस लड़की की वजह से खुशी आने लगी थी।
जब बहुत खुशी का माहौल होता या मैं उदास होता तब निशा मेरे पास आती और मुझसे बातें करती। वह बस 2 मिनट के लिए आती थी और फिर चली जाती थी।